आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्हा जी के अक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। निरंतर 7-8 दिनों से सती चेलना का एक ऐसा अनुपम अद्भुत कथानक आप सभी के समक्ष प्रवाहमान है। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे महाराज चेटक और रानी महारानी जो हैं आपस में चर्चारत हैं। महारानी कहती हैं महाराज चेटक से कि चेलना अभय कुमार हर करके ले गए हैं, इनको आप वापस बुला लीजिए। और महाराज चेटक कहते हैं कि मेरे इतने शिक्षा इतने संस्कार दिए हैं, इस शिक्षा और संस्कारों की अब परीक्षा का समय आ गया है, मैं अब अपनी बच्ची को बिल्कुल भी वापस नहीं बुलाऊंगा। चेटक के मन में दर्द है इस बात का कि मुझसे बिना बोले चेलना मगध सम्राट के पास चली गई। और जब महाराज चेटक को ये बात पता चली कि महाराज मगध के जो सम्राट हैं वो जैन न होकर के किसी अन्य मत के अनुयायी हैं, तब चेटक को बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके बाद भी चेटक ने चेलना को बुलाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। वहाँ चेलना जिनदत्त सेठ के घर के अंदर अभय कुमार के माध्यम से उतारी गई। जिनदत्त सेठ का जो घर था वो अपने आप में किसी राजमहल से कम नहीं था। 1 माह तक लगातार जिनदत्त सेठ के घर में चेलना रुकी रही। मन के अंदर महाराज सैनिक से मिलने का भाव था, लेकिन अभय कुमार ने न जाने क्या सोच करके चेलना और महाराज सैनिक का आपस में मिलन नहीं कराया। निश्चित समय और योग पाकर के सिंह राशि का जब स्थिर लग्न लगा हुआ था, उस वक्त सर्वप्रथम एक उद्यान में महाराज सैनिक को बुला करके चेलना और महाराज सैनिक के बीच में एक ऐसा अनुबंध स्थापित किया कि दोनों को आपस में एक दूसरे को मिलने का और वार्तालाप करने का मौका मिला। पहली बार सैनिक ने जिस चेलना को प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चित्रपट देखा था, उसी चेलना को जब पहली बार महाराज सैनिक देखे तो देखते रह गए। चेलना अति सौंदर्यवान स्त्री थी। चेलना ने भी मगध के सम्राट महाराज सैनिक के बारे में जैसा कुछ सुना था, जब चेलना ने देखा तो चेलना भी उस विचार में खो गई कि इतने सौंदर्यवान, इतने क्षमतावान, इतने समतावान, इतने वैभवशाली मगध के सम्राट महाराज सैनिक जो जैन धर्म की यशोगाथा पूरे मगध पर गा रहे हैं, इनकी पत्नी बनकर के मुझे अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली और गर्वित महसूस करूंगी। ये चेलना मन के अंदर सोच रही है, लेकिन चेलना को अभी भी वो बात नहीं पता है कि मगध के सम्राट महाराज सैनिक जैन धर्मावलंबी नहीं है। और धीरे धीरे करके जैसे विवाह के पूर्व में आपके यहाँ सगाई होती है, सगाई और विवाह के बीच में 15-20 दिन से लेकर के 1 माह तक का अधिकतम समय रहता है। 1 माह के बाद अगर सगाई के साथ आपने कोई संबंध को रोका है, रोका करना कहते हैं आप जिसको,
और मान लीजिए हमने जनवरी में रोका किया और दिसंबर में शादी कर रहे हैं, उस बीच में कई अवगुण और कई अनियमितताएं हो जाती हैं। प्रेम के साथ एक पॉलिसी है कि प्रेम हम कभी भी स्कूल में नहीं सीखते, कॉलेज में भी प्रेम करने के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पीरियड्स में भी हम कहीं पर भी प्रेम क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हम वर्तमान की परिस्थितियों में प्रेम करना कहीं से भी सीखते हैं तो एकमात्र वहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, आप मूवी या टीवी सीरियल्स के माध्यम से प्रेम करना सीखते हैं। फिर आप जो सीखते हैं वही करते हैं, क्योंकि जो दिखाया जाता है उसी को हम प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन चेलना के समय में ना कोई टीवी चलती थी ना मूवी चलती थी, वहाँ पर जो सामान्य से नाटक दिखाए जाते थे वे भी सभ्य और सौंदर्यवान रहते थे। चेलना पहली बार महाराज शेरनी के ऊपर आकृष्ट हुई और सगाई और शादी के बीच में वो जो एक टाइम पीरियड रहता है, अधिकतम 15, न्यूनतम 15 दिन से लेकर के अधिकतम 1 माह तक, उस 1 माह से 15 दिन के बीच में दोनों लोग एक दूसरे का आईक्यू लेवल चेक कर लेते हैं। एक दूसरे के बारे में, हैबिट्स के बारे में पता चल जाता है, दूसरों की एक दूसरे की मानसिकता पता चल जाती है, एक दूसरे का मेंटल लेवल पता चल जाता है। तो ये 15-20 दिन 25 दिन का एक समय जायज़ रहता है कि बेटे और बेटियां मिल करके एक आध दो बार बैठ करके सुन करके एक दूसरे का मेंटल लेवल चेक कर लें। और ऐसी ज्ञानवर्धक दोनों के बीच में बातें होती हैं कि उन बातों के माध्यम से स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का आपस में आईक्यू टेस्ट, मेंटल लेवल, संभावनाएं सब कुछ देख चुके होते हैं। और 15-20 दिन से 1 माह के बीच में जब दोनों दंपति संतुष्ट होते हैं इस बात को लेकर के कि हम लोगों का वैवाहिक जीवन में अत्यधिक संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि हम दोनों का सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, चॉइसेस एक है, फिर वे 1 माह के बाद विवाह के संबंधों में बंधते हैं। ये सामान्य से प्रक्रिया रहती है। अभय कुमार ने महारानी, वो जो चेलना थी, चेलना और शेणिक को एक उपवन में पहली बार मिलाया। दोबारा प्रयास पूरे 5 दिन बाद हुआ, फिर पुनः 7 दिन बाद एक और प्रयास में महारानी चेलना और महाराज शेणिक दोनों उपवन में मिले। चौथी बार जब इन दोनों का मिलना हुआ तो आपस में इतनी स्नेह की प्रगाढ़ता हो गई थी कि उस स्नेह की प्रगाढ़ता के कारण दोनों एक दूसरे के आलिंगनबद्ध हो गए। आलिंगनबद्ध क्या हो गए? ग्रंथकार कहते हैं कि चेलना और मगध सम्राट के एक दूसरे के आलिंगनबद्ध होने को दर्शनकारों ने लिखा, ऐसा लगा जैसे चंदन के पेड़ पर कोई सांप लिपट गया है। दर्शनकारों ने क्या बातें रखी कि एक विधर्मी व्यक्ति जब जिनकुल की किसी कन्या के साथ अनुबंध स्थापित कर बैठा और उस कन्या को भी नहीं पता है कि ये किस स्तर का विधर्मी है, इसकी कैसी मानसिकता है, किस तरीके से इसकी सोच सकती है, कितनी हिंसात्मक इनके विचार हैं, इसके बारे में 1 माह में चेलना इसलिए पार ना पा पाई क्योंकि उस महाराज शेणिक को तो पहले से पता था कि महाराज चेटक का और चेलना का दृढ़ संकल्प है कि जैन धर्मावलंबी के अलावा हम दुनिया में किसी से विवाह ही ना करेंगे। इस तरीके का छल जैसे महाराज शेणिक ने चेलना के साथ किया, ऐसा आज भी इस तरीके का छल हमारे परिवारों में होता है। जब कभी भी कोई भी बाइकर्स होते हैं, लड़के होते हैं, बार बार आपकी गली में आते जाते घूमते फिरते रहते हैं, एक दिन पता चलता है कि अच्छे घर की किसी कन्या ने भाग करके उसके साथ शादी कर ली, कुछ कर लिया। इसके पहले बच्चों की पूर्व भूमिकाओं में बहुत कुछ माता पिता की जवाबदारियां रहती हैं और हर बार ऐसा होता है कि पिता अपने आप को सिर्फ इतना ही जवाबदार समझता है कि बच्चे का लालन पालन, उसके लिए अच्छा भोजन, वस्त्र इत्यादि दे दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छा पैसा दे दिया और पिता समझते हैं कि उसकी जवाबदारियां खत्म हो गई। लेकिन बच्चों को पालने में, बेटियों को पालने में आजकल पिता की भूमिका शून्य की ओर चलती चली जा रही है। बच्चों और बेटियों को, बच्चों को पिता अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, अब जॉब सेक्टर में इतने लगे रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए दिन के 2 घंटे भी देने हैं। और जहां बेबी होने के बाद
आज की कंडीशन में महिला से ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, अब आपका फुल टाइम जॉब लग गया है, आपको एक बेबी को अच्छे से पालना है, बड़ा करना है, तैयार करना है। ये बात पिता को भी सीखनी चाहिए कि बच्चे पालने के लिए एक उम्र के बाद आपको भी अपना जॉब छोड़ देना चाहिए। लेकिन पिता तो लगे रहते हैं इस बात के लिए कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। शुरुआती माहौल में जायज़ है ये बात कि बच्चा है तो माँ से ज़्यादा लिपटता है, माँ से ज़्यादा स्नेह रहता है, क्योंकि उसी के गले लग कर के वो धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन एक उम्र के बाद बच्चे को माँ से ज़्यादा पिता की ज़रूरत रहती है, और जब पिता की ज़रूरत रहती है तब पिता व्यवसाय में या फिर अपने बिजनेस में या फिर अपने जॉब पे लगे रहते हैं। बेचारा बच्चा काम के बोझ का मारा ना इधर कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चों को, जो हाई प्रोफाइल लाइफ जीने वाले माता पिता हैं, इनके बच्चे कभी देखिएगा जब किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में या हॉस्टल में रहते हैं, अब हॉस्टल में ना माँ मिल रही है ना पिता मिल रहा है, दोनों नहीं मिलते बंधुओं। कैसे आपके बच्चे उस व्यवहारिक ज्ञान को सीखेंगे, कैसे वो बच्चे आपके दर्शन की कीमत समझ पाएंगे, कैसे वो अपने सील की रक्षा कर पाएंगे। उम्र के उस पड़ाव में जब बच्चा नादानी छोड़ करके समझदार होता है, उस वक्त पिता को अपना जॉब छोड़ करके अपने बच्चे के लिए फुल टाइम देना पड़ता है, तब जा करके संतानें पैदा होती हैं। मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ, यहाँ पर पिछले 2-2.5 महीने पहले एक कबूतर और कबूतरी ने, आपको अगर पीछे दिख रहा हो तो जो भगवान का दरवाजा दिखता है उसके ऊपर एक घोंसला दिख रहा होगा आपको। आज से 3 महीने पहले उस एक अधर में लटके हुए उस जगह पर कबूतर और कबूतरी दोनों ने मिलकर के 2 अंडे दिए। 2 अंडे देने के बाद यहाँ के कमेटी के कार्यकर्ता कुछ काम से ऊपर चढ़े होंगे, तो उनने उतना घोंसला उठा करके थोड़ा सा किनारे रख दिया, वापस वहीं रख दिया। उस डैमेज को कबूतर और कबूतरी सह नहीं पाए। फिर उन्होंने नए सिरे से फिर अपना एक घोंसला बहुत बड़ा बनाया, व्यवस्थित बनाया, और लगातार अगले 2.5 महीने से मैं उनको देख रहा हूं कि वो रोज एक कबूतरी हटती तो कबूतर जाकर के बैठता, कबूतर हटता तो कबूतरी जाकर के बैठती। 24 घंटे 2 माह तक लगातार जब कबूतर और कबूतरी दोनों ने उन 2 अंडों को सेका, तो 3-4 दिन पहले उस कबूतर और कबूतरी के अंडों से 2 कबूतर और पैदा हो गए। एक कबूतर जैसा पंछी संतान पैदा करने के लिए 24 घंटे 2.5 महीने से मेहनत कर रहा है। हम ये सोचते हैं कि हमने एक बार किसी चीज़ को गर्भ में स्थित कर दिया, उसके बाद सारी जवाबदारी माँ की हो जाती है। गलत फहमी है बंधुओं। पिता की भी उतनी ही जवाबदारी बनती है, पिता को भी उतना ही जवाबदार होकर के बच्चे, बेटी हो या बेटा, एक उम्र के बाद पालना पड़ता है। जैसे महाराज चेटक ने चेलना को पाल लिया। दोनों, महाराज चेटक और महारानी इतने आश्वस्त थे। जब महाराज चेटक को पहली बार पता चला कि ज्येष्ठा और चंदना भी इस कार्य में लिप्त थी तो जाना चाहती थी, महाराज चेटक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक आंख दिखाई और चंदना और ज्येष्ठा से इतनी सी बात कही कि एक बार मुझे बता देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। ज्यादा क्रोधित नहीं हुए महाराज चेटक, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में क्रोध माता पिता को शोभा भी नहीं देता है। लेकिन 2 शब्द भी इतने गंभीरता पूर्वक टोन में कहे गए थे कि ज्येष्ठा और चंदना दोनों के अंदर, मन के अंदर बड़ा भार आ गया कि मुझे हो सकता है पहले ये बात बता देती तो और अच्छा रहता। जब चेलना और सैनिक दोनों उपवन में चौथे मिलने पर एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हुए, और ग्रंथकारों ने लिखा कि ऐसा लगा कि उस दिन जैसे कोई सांप चंदन के पेड़ पर लपेट गया है। चेलना को आचार्यों ने चंदन के पेड़ की उपमा दी और महाराज सैनिक को सांप जैसा कहा कि एक विधर्मी जब जिन कुल की कन्या के ऊपर कभी आसक्त होकर के उसको अगवा कर लेता है तो बस ऐसे ही समझना कि किसी चंदन को किसी सांप ने खा लिया हो। और हमारी बेटी चंदन हो तो फिर भी ठीक है, हमने चंदन जैसा तो कोई संस्कार अपने बच्चों को दिया ही नहीं। हमने अपने बच्चों को बस उतना ही सिखाया कि जिसके माध्यम से तुम प्रोफेशनल लाइफ में खाने पीने, भोजन की और पैसे कमाने की विद्या सीख लो। लेकिन मैं हर बात उस बात को कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि जिनके घरों में अति संपन्नता है
उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के अलावा भी कुछ बच्चों को सिखाना चाहिए। जब पता चले इस बात को कि आपके घर के बच्चों को पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि बच्चों को वैसी शिक्षा दें जिनकी शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जी पाएँ। जब आप आश्वस्त हैं, जब आप संपन्न हैं, इस बात को जानते हैं कि बच्चों को पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे घर में खूब भरा है, उस वक्त क्या ज़रूरत है बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देने की। प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चों का पूरा भविष्य कोई शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति उठा करके ले जाता है जब जवान बेटी को, तब आप सोचिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ किस काम की रही, आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना भी किस काम का रहा। मैंने सत्यम इन्फोसिस कंपनी के पिछले 7 साल पुराने एक रिकॉर्ड को देखा, जिसमें 90 जैन बेटियों ने सत्यम कंपनी का वो एक फंडा निकला था कि दोनों जन बच्चे आपस में मैचअप बना लीजिए और मैचअप बना करके आप यहाँ से विदेश चले जाइए, हम आपको अच्छा पैकेज दे देंगे, वहीं पे काम करने की सुविधा दे देंगे। उस वक्त पूना का ये रिकॉर्ड था कि 80 जैन बेटियों ने जो इंजीनियरिंग पास आउट थी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लड़कों के साथ शादी करके सत्यम कंपनी का सहारा लेकर के फॉरेन में सेटल हो गए। और उसमें से फिर ये कोई भूल गया कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद कितनी बेटियां वहां से रिवर्स लेकर के वापस आईं, तब तक उनके लिए कोई दूसरा रास्ता बंद हो चुका था। भारतीय संस्कृति में ऐसा होता नहीं बंधुओं कि तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। ये बातें भारतीय संस्कृति की बेटियों के लिए बनी ही नहीं है। ये तो हमारे दिमाग में कल्चर ने, मीडिया ने, दूसरे लोगों ने ऐसा फोबिया डाल दिया कि जब हम सीरियल्स के माध्यम से, क्योंकि हमने कहा ना, हम प्रेम करना स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स में कहीं नहीं सीखते हैं। हम प्रेम करना सीखते हैं सीरियल्स के माध्यम से या फिर मूवी के माध्यम से। और मूवी और सीरियल्स की मर्यादाएं जैसे जैसे टाइम को लेकर के बदलती रहती हैं। कभी सोचिएगा, पहले वल्गर शब्द को बोलने पर आदमी वहाँ पर डैश डैश कर देता था या फिर कोई बीप आ जाती थी। आजकल खुल्लम खुल्ला सीरियल्स में, खुल्लम खुल्ला मूवीज़ में जब गालियाँ देते हैं, बातें करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं उस बात को। ऐसा भी बोला जाता है, इस टोन पे बोला जाता है, इस स्टाइल पे बोला जाता है, और बच्चों को सुन करके हम तालियां बजाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक पूरी की पूरी कौम, एक पूरी की पूरी फसल हम बर्बाद कर रहे हैं। छेलना सैनिक के गले से क्या लिपटी, आचार्यों तक को वो चीज़ अच्छी न लगी। थोड़ा और समय निकला और 1 माह के बाद छेलना का और महाराज सैनिक का विवाह का समय निश्चित कर दिया गया। जिस दिन छेलना और सैनिक का विवाह था, उस दिन पहली बार जब छेलना और सैनिक की दोनों की रथ पर यात्रा निकली, तो छेलना ने मगध का वह सौंदर्य भी देखा जिस सौंदर्य को उसने कभी नहीं देखा था। छेलना ने देखा कि गर्मी की ऋतु में जब हमारे यहाँ के विवाह के कार्यक्रम होने जा रहे थे, उस वक्त मगध के पूरे साम्राज्य पर जगह जगह पर कुछ प्याऊ खुले हुए थे, पानी पीने के केंद्र थे। लेकिन वो पानी पीने के केंद्र मात्र पानी पीने के लिए नहीं थे, वहाँ पर यात्री रुकते भी थे, उनकी वयवृत्ति या मसाज इत्यादि भी होती थी, भोजन भी मिलता था, उनके ठंडे होने के लिए वहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ था, और फिर वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्थाएं भी बनी थी और पूर्णतः शुल्क मुक्त थी। जब मगध सम्राट के इस वैभव को छेलना ने देखा, तो वो शादी के दिन भी देखती रह गई कि ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं। सरकार तो सोचती नहीं है। सरकार, कभी देखा किसी सरकार ने कोई प्याऊ खुलाया हो जहाँ पर गुड़ चना फ्री में मिलता हो? सरकार का फुल फोकस है इस बार कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दारू के केंद्र खोल सकें और खोल दो, जितने से ज़्यादा स्लैटर हाउस खोल सकते हैं खोल दो। लेकिन सरकार को ये सुविधा भी देनी चाहिए थी कि भैया स्टेशन से निकलो तो बिना शुल्क का तुम्हें थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, चना मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, कुछ एंटरटेन की चीज़ें मिल जाएं। लेकिन हर चीज़ के पीछे शुल्क, शुल्क और शुल्क, निःशुल्क कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कुछ दिन बाद सांस लेना भी शुल्क सहित हो जाएगा बंधुओं। सरकारें इस तरीके से धीरे धीरे दबाव बना रही हैं। आप चूंकि 1 माह बाद आपके यहाँ वोटिंग है, बहुत सोच समझ के इस बार अपना प्रतिनिधि खड़ा करिएगा। जिस प्रतिनिधि से उम्मीद ना हो, उस प्रतिनिधि को किसी भी दबाव के वशीभूत होकर के और वोट देने की मैं तो मानता हूँ कोई भी जरूरत नहीं है।
लगे कि इसको जवाबदारी के साथ ये अपने निर्वहन करेंगे, भले वो किसी भी पक्ष का नेता हो, चाहे तो अपने पक्ष का नेता खुद भी खड़ा कर सकते हैं। आपको लगता हो कि इस व्यक्ति को हम यहाँ का विधायक, एमएलए, मिनिस्टर, सांसद बनाए जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र का विकास हो, तो सोच के खड़ा करिएगा बंधु। चेलना और सैनिक का उस दिन विवाह था। विवाह क्या था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा स्वर्ग उतर करके और मगध में आकर के रुक गया है। हर जगह बंदरबारे, हर जगह सुसज्जित घोड़े, हर जगह नर्तकियां, हर जगह का वैभव, और वह महोत्सव पूरे 15 दिन तक चेलना और मगध सम्राट सैनिक का दोनों का विवाह हुआ। 15 दिन तक उनके महोत्सव मनाए गए और 16वें दिन सर्वप्रथम मगध सम्राट ने जब अपनी नवीनता ब्याहता पत्नी को अपने उस मुख्य राज दरबार पे सिंहासन पर बैठाया और पट्टमहिषी पटरानी का दर्जा दिया, उस दिन चेलना अपने आप में गदगद हो गई। चेलना सोचने लगी, हमने सोचा भी नहीं था कि मगध के सम्राट मेरे पिता मेरी माँ से मिले बिना भी मुझे स्वीकार करके और यहाँ का अधिपति महापटरानी का पद दे देंगे। वो चेलना जो कल तक चेलना कहलाती थी, आज पट्टमहिषी महारानी चेलना के नाम से पूरे मगध पर प्रतिष्ठित हो गई। 5-7 दिन और बीते थे। धीरे धीरे करके शुरुआत में तो मगध के राजमहल के अंदर ऐसा लगता था, जगह जगह भगवानों की, तीर्थंकरों की पोस्टर्स लगे हुए थे, चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों को देख करके चेलना को लगता था कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगले 15 दिनों में जब चेलना को इस बात का पता चला कि हमारा पति जैन धर्म का अवलंबन लेने वाला नहीं है, ये चित्र मात्र मुझे संतुष्ट करने के लिए लगाए गए थे, पूरे 20 दिन निकल गए, चेलना मंदिर नहीं गई। घर के अंदर चेलना को एक भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। घर के अंदर जब चेलना ने धीरे धीरे करके महाराज की अनुपस्थिति में पूरा राजमहल घूमा, तब जाकर के देखा कि मगध सम्राट सैनिक जिससे हमारा विवाह हुआ है वो एक मांसाहारी व्यक्ति हैं। वो मांस का भक्षण करते हैं, अन्न आयतनों की पूजन करते हैं, अन्न साधु को आश्रय देते हैं, कुलुंगियों को दान देते हैं। जब ये बात जिस वक्त चेलना को पता चली, चेलना को ऐसा लगा कि जमीन नीचे से खिसक करके कहीं और चली गई है। चेलना आंख में आंसू ला करके फड़फड़ा करके इस बात के लिए रोने लगी कि मेरे साथ मगध सम्राट ने, अभय कुमार ने, यहाँ के सारे श्रेष्ठियों ने, सबने मिलकर के एक साथ धोखा किया। कितनी बार ऐसा होता है बंधुओं, हम पहले प्यार में पागल होकर के किसी के साथ चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। उस समय माता पिता जैसे दिखाई नहीं देते, दुश्मन दिखाई देते हैं। बेजमान घर की बेटियां कोर्ट में जाकर के इस बात को बोल आती हैं कि मुझे मेरे पति के अलावा किसी से मतलब नहीं है, ये माता पिता मुझे परेशान कर रहे हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कई बार लग जाता है, आईपीएल की कई धाराएं ऐसी लग जाती हैं। 18 वर्ष के बालिग हो गए हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। और यही बेटियां कोर्ट में अपने सगे माता पिता के अपोज में गवाही देती हैं। कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, अगर आपने अपनी बच्ची को कुछ भी कहा तो आपको अगली बार जेल हो जाएगी। माता पिता मन मार करके बैठ जाते हैं कि स्थान पर, कुछ नहीं कहते बेटी से। वो बेटी जिसके भरोसे गई है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से या फिर फिजिकल रिलेशनशिप में वो गई है, तब जाकर के घर के अंदर जब कुछ देर रुकती है तब पता चलता है कि इमोशनल रिलेशनशिप के मामले में हम दोनों के कॉन्स्टिट्यूशंस ही अलग अलग हैं। हम उम्मीद करते हैं ऐसा, ये सोच करके कि कोई अन्य मत का व्यक्ति हमारे घर की बेटी से शादी करने के बाद हमारे धर्म को स्वीकार करेगा। कभी ऐसा हुआ है क्या? तत्वासूद का सूत्र है, द्वोदिकादि गुणानांतु, जिसके अंदर 2 गुण ज्यादा होते हैं, नीचे गुण वाले को ऊपर गुण वाले के साथ बंधना ही पड़ता है। कितनी जैन बेटियां हैं नीच कुल के लड़कों के साथ भाग करके उनके घर के अंदर जाकर के नॉनवेज बनाती हैं, ऑमलेट बनाती हैं, अंडा बनाती हैं, और वो खुद कहती हैं कि मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म था कि मैं इस चमड़ी के ऊपर मर गई जिसके अंदर कुछ भी नहीं भरा था सिवाय भूसा और गोबर के। बाद में जब इस बात का एहसास होता है कि हमारी जवान बेटियों ने गलती कर दी, लौटने के रास्ते उस वक्त तक बंद हो चुके होते हैं।
चेलना की इस कथानक से सुनना है, माता पिता को उस बात को समझनी है, नौकर्म की कीमत समझनी है, मायाचारी समझनी है, और आंखों के सामने शादी से पूर्व होने वाले छल को भी समझना है कि हम अब जब अपनी मर्जी से किसी विवाह के ऊपर अग्रेसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस वक्त सिर्फ हमारे हाथ में अवसाद ही हाथ में आता है। आज पंचम काल में कोई चेलना पैदा नहीं होती बंधुओं। जो जैन धर्मावलंबी में दृढ़ धर्मावलंबी है, जो ये कहती हो कि राम के लिए जैसे हनुमान के लिए जैसे राम का विकल्प नहीं है, ऐसे लिए चेलना के लिए जैन धर्म का कोई विकल्प नहीं है। आज इतने स्थिर चित्त वाली कन्याएं पैदा नहीं होती। जब इतना स्थिर चित्त पैदा नहीं होता है, तब कभी सोचिएगा बंधुओं, कितनी महिलाएं, कितनी जैन कुल की स्वच्छ परिवार में रहने वाली बेटियां जब शेड्यूल कास्ट के लड़कों के साथ चली जाती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है वे लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेट होती हैं, प्रोफेसरी करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, लेकिन मजबूरियां रहती हैं कि हम सादा पराठा भी खाना चाहें तो उसी फ्राइंग पैन में जिसमें उन्होंने मांसाहार बनाया है, उसी मांसाहार वाले पात्र में हमको भोजन बना करके अपना जीवन जीना पड़ता है। और फिर धीरे 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 वो सूत्र सार्थक हो जाता है, दोधिकादि गुणानांतु। और बेटियां अच्छे घरों की भी जैसे मांस खाना सीख जाती हैं, वल्गरिटी सीख जाती हैं, फिर उसमें जैनत्व के संस्कार कहीं से कहीं तक बचते ही नहीं। ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये बात दबी है। हमारे घर के अंदर भी, हमारी बेटियों के मन के अंदर भी इस तरीके के मोह के, प्रेम के कोई कीड़े पनप रहे होंगे। पिता को धंधा करने से फुर्सत मिले तो अपनी बच्ची से पूछ पाए, तब वो अपनी बच्ची से पूछ पाए इस बात के लिए कि बेटा तुम्हारे मन के अंदर सब साफ सुथरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन हम धंधे वाले लोग सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक दुकान चलाते हैं और हमारी घर की बेटी को कोई दूसरा उड़ा करके ले जाता है। ये एक अवसाद, ये एक गंभीरता है बंधुओं। इसमें हंसने और मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। इस प्रवचनों के माध्यम से गंभीर होकर के अपना घर संभालने की जरूरत है। पिता बेटी के साथ शाम का कम से कम 2 घंटे टाइम एक्सपेंड करें। गुजारना है तुम्हारे साथ समय बैठ करके, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, तुम्हारी रफ कॉपी देखते हैं, तुम्हारे रफ कॉपी के पीछे के पन्ने देखते हैं, तुम्हारी फालतू में पेन चलाने का स्टाइल देखते हैं, क्या बना रही हो, क्या लिख रही हो। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ में आती हैं। जैसे छोटा सा वैद्य होता है, हाथ की नब्ज पकड़ता है, बोलता है तुम्हारा पित्त खराब हो गया है, तुम्हारी स्प्लिंग खराब हो गई है, तुम्हारी किडनी खराब हो गई है। तो उस वैद्य जैसे 3 उंगलियों से नाड़ी पकड़ करके वात पित्त कफ की प्रकृति को देख करके, या एक अच्छा एलोपैथी का सर्जन डॉक्टर जो होते हैं वो सिर्फ एक स्टेथोस्कोप थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं और लगा करके सांसों के आने जाने से बता देते हैं कि लंग्स कितना खराब है, कितना डैमेज है, क्या हो गया है। फिर वो आगे का इंस्ट्रक्शन देते हैं, इको कराइए, MRI कराइए, ECG कराइए, कुछ और CT स्कैन कराइए। ठीक ऐसे ही माता पिता भी अपने बच्चों की कॉपियों को, बुक्स को, उनके सिलेबस को, उसके कमरों को, पिता कई बार बहाना मार करके भी चलो मैं अपनी बच्ची का कमरा साफ कर देता हूँ, और जिस दिन आपका मार्केट क्लोज रहता है, दुकानें बंद रहती हैं, उस दिन आप छोटा सा विकल्प भी रख सकते हैं। इस दिन मैंने बहाने से अपनी बच्ची का कमरा साफ करने किया, और फालतू के कंटेंट उठा करके फेंकना नहीं है, डांटना नहीं है। कुछ गलत बच्ची के कमरे में मिल जाए तो उसका क्या करना है महाराज? बच्ची को कान में एक दे, बच्चे को दे, देना करना नहीं है। बलगर चीजें मिल गई हैं, कुछ ब्लड कंटेंट मिल गया है, कुछ खराब चीजें मिल गई हैं, उठा करके सार्वजनिक रूप से चुपचाप सामने रख दीजिए। बच्चा बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा कि मम्मी पापा में से किसी एक ने ये चीज उठा करके सब छानबीन करके साफ करके यहाँ पे रख दी है। वो खुद हटाएगा उस चीज को वहां से, खुद शर्मिंदगी महसूस करेगा कि हाँ मुझे आगे से ऐसा नहीं करना है, और खुद उसके दिल में अगर कोई आत्मा होगी तो अपने आकर के माता पिता से सॉरी बोलेगा पापा हमसे गलती हो गई, आगे नहीं करेंगे। चिल्लाने से बच्चे नहीं संभलते, समझाने से समझते हैं, और समझाने का तरीका भी बहुत सॉफ्टनेस वाला हो, तब बच्चों को एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है जिसकी जरूरत होती है। एनेस्थीसिया भी नहीं लगा सकते हैं ऑपरेशन से पहले। ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं इसमें से पुचकार करके और गले लगा करके अगर हम अपना बच्चा या बच्ची बचा पाए तो बचा पाए। तेज आवाज में तो कोई बच्ची नहीं बचने वाली बंदी। चेलना ने तो मौका ही नहीं दिया महाराज चेटक को कुछ बचने और बचाने का,
लेकिन ये कथानक को सुन करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में इस तरीके की कोई संयोजना कभी घटी है, घट रही है, घट सकती है, तो बच्चों को ये कथानक सती चेलना का चरित्र सुनाइएगा, इंस्पायर करिएगा। सुबह से लेकर शाम तक, पहले एपिसोड से अंतिम एपिसोड तक आप इस पूरे के पूरे चरित्र को, जिसको मैं व्याख्यायित कर रहा हूं, एक एक करके सुनने का, बहुत कुछ बच जाएगा। वहां पर जब चेलना ने ये देख लिया कि महाराज शनिक कहीं से कहीं तक जैन धर्म का ABCD भी नहीं जानते हैं, काका गागा के बारे में महाराज शनिक को जैन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चेलना आंख बंद करके बिना किसी से कुछ कहे जिनदत्त सेठ के घर चली गई। जिनदत्त सेठ के घर जाकर के, वे वही जिनदत्त सेठ हैं जिसके यहाँ अभय कुमार ने लाकर के 1 माह के लिए मगध में रोका था। उनके घर में जाकर के जिनदत्त सेठ से संबोधन देते हुए कहती है, पिताजी आपको तो पता था कि मगध सम्राट ऐसे नहीं है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जिनदत्त सेठ आंख में आंसू बहाते हुए कहते हैं, राजाज्ञा थी, अगर कुछ कह देता तो मुझे मृत्युदंड मिलता, लेकिन तुम्हारे इस पिताजी संबोधन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मृत्युदंड सरल था, लेकिन तुमको बचाना ज़्यादा जरूरी था। बेटी मुझसे गलती हो गई। चेलना कहती है कि गलती तो हो गई पिताजी, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन अंधकार में हो गया। मैं वहाँ पर किसके सहारे रहूँगी, अपने पिता महाराज चेटक से क्या बोलूँगी, कैसे उनके पास जाऊँगी, क्या कोई नो कम्युनिकेशन, नो कंडीशन, नो रिलेशनशिप, नो एनी कंडीशन, कैरेक्टर, कुछ सब लॉस हो गया मेरा। अब क्या है मेरे पास। जिनदत्त सेठ हाथ जोड़ करके चेलना के पैर में गिर करके बोलता है कि देवी तुम बताओ कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उस वक्त चेलना कहती है कि आपके घर के अंदर जो रत्न की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, अब इस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को मैं आपके घर से हटा करके राजमहल में स्थापित करूंगी। और चेलना ने अपने प्रथम पुरुषार्थ में सबसे पहले जाकर के विधर्मी के घर में चली गई हूं, तो क्या लौट आऊं, क्या उसको छोड़ दूं? नहीं, अब तो वो काम चेलना के ऊपर एक पुरुषार्थ की एक कहानी लिखना है कि कैसे किसी कोयले को हीरा बनाना और हीरा बना करके फिर हीरा तराशना। हीरे को तराशना सरल है, लेकिन किसी कोयले को दबाव और ताप देकर के पहले हीरा बनाना, फिर हीरा बना करके हीरे को तराशने जैसा एक दृढ़ संकल्प जैसे चेलना ने ले लिया कि अब तो मेरे जीवन का बस यही एक सौंदर्य रहेगा कि मैं महाराज शनिक को जैन दर्शन की हर चीज़ों से अवगत करा करके उनको हिंसात्मक माहौल से बाहर कर सकूं। महाराज शनिक को शिकार करने का शौक था, बड़े बड़े जानवरों का, गीदों का, हिरण का, मृग का, वे शिकार करके आते थे और भूसा भर करके अपने घरों में टांग देते थे। जब चेलना ने वो दृश्य देखा कि महाराज शनिक ने शेर का, सिंह का, गैंडे का, भैंसे का शिकार करके बड़े बड़ों का गले में छुरा चला करके भूसा भर के यहाँ पे टांग दिया है, चेलना ने कह दिया मैं जिस घर में रहूंगी उस घर में ऐसे एक भी हिंसात्मक दृश्य मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। महाराज शनिक चेलना को बहुत स्नेह करते थे। चेलना के एक इशारे पर महाराज शनिक ने तुरंत ही राजाज्ञा कर दी कि चेलना पूरे के पूरे राजमहल में जिस तरीके का बदलाव चाहती है उस हर तरीके का बदलाव कर दिया जाए। और चेलना के देखते देखते दीवारें, कपड़े, बर्तन से लेकर के हर चीज चेलना ने कुछ ही दिनों में सबका सब बदल दिया। जिस बर्तन में मैं भोजन करूंगी उस बर्तन में मांसाहार नहीं बनेगा, चेलना ने पहली प्रतिज्ञा कर दी। महाराज शनिक सोचने लगे लेकिन मैं तो मांसाहार करता हूं। चेलना अभी तक बाहर परिवर्तन कर रही थी, ठीक था, लेकिन ये मेरे भोजन में भी परिवर्तन कर रही है। महाराज शनिक की थोड़ी सी आंखें चढ़ गईं, लेकिन फिर चेलना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके महाराज शनिक शांत हो गए। चेलना से मुस्कुरा के कहते चेलना तुम चाहती क्या हो? चेलना ने प्रेम से कहा महाराज मुझे नहीं पता था कि आप जैन नहीं हैं। अगर मुझे तनिक भी पता होता कि आप जैन नहीं हैं, विश्वास मानिए ईश्वर की कसम खा करके, सौगंध खा के कहती हूँ, आप इंद्र भी क्यों ना होते तो मैं कभी आपसे ब्याह ही न जाती। मेरा संकल्प था कि मैं सिर्फ जैन कुल के, जैन धर्मावलंबियों के साथ ही जैन संतति को बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगी। कभी मेरे स्वप्न में भी ये बात नहीं आई थी कि मेरा विवाह इन परिस्थितियों में और आपके साथ होगा।
अब मुझे मेरा धर्म ध्यान करने दीजिए। चेलना जिनदत्त सेठ के घर से रत्न की प्रतिमा उठा करके ले आई और अपने घर में उन्होंने स्थापित कर दिया। सुबह से चेलना ने संकल्प कर लिया कि हम रोज अपने पाप के प्रतिक्रमण के स्वरूप एक शांति विधान करेंगे। चेलना महाराज सैनिक की उस सैया से सोकर के उठती, नहाती धोती, स्नान ध्यान करती और सबसे पहले जाकर के भगवान की अष्टोत्तर अच्छी उत्तम उत्तम द्रव्यों के साथ ऐसी महामय पूजा करती कि उस पूजा के भाव, उस भक्ति, उस रंगत को देख करके महाराज सैनिक भी कई बार डामाडोल हो जाते। चूंकि महाराज सैनिक जिस मत को मानने वाले थे, उस मत के साधुओं का महाराज सैनिक के पास आना जाना होता रहता था। सैनिक बार बार इस प्रयास में लगने लगे कि चेलना को कैसे मैं अपने धर्म में अपने धर्म की खूबसूरती बता दूं। और चेलना ने तो घर के अंदर ही जिनबिंब की स्थापना कर ली थी। महाराज सैनिक जब भी निकलते एक बार जिनेंद्र मुद्दा के उनको दर्शन तो निश्चित रूप से हो ही जाते। शुरुआत में तो महाराज सैनिक चुपचाप मूर्ति प्रतिमा जी के सामने से ऐसे ही बिना नमस्कार के निकल जाते। एक दिन चेलना ने अपने उस भावनात्मक संवेदनात्मक प्रेम का सहारा देकर के महाराज सैनिक से कहा, प्रभु जी हैं, नमस्कार करने में क्या जाता है? भगवान को नमस्कार कैसे किया जाता है ये भी महाराज सैनिक को आता नहीं था। ये वही महाराज सैनिक है बंधुओं, जो सोचिए जो आगामी भविष्य में इस तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होंगे। इस महाराज सैनिक का अतीत कैसा है कि उनको जिन प्रतिमा के सामने नमोस्तु कैसे किया जाता ये तक नहीं पता था। महाराज सैनिक ने ऐसे हाथ उठा करके नमोस्तु कर दिया। तब चेलना कहती है, स्वामी आप मेरे इस देह के स्वामी हैं, लेकिन सामने बैठी प्रतिमा मेरे अंतर मन का स्वामी है। मैं अपने स्वामी से अपने इस देह के स्वामी को बुलाने के लिए लाई हूँ और मेरे अंतर मन में जो स्वामी बैठे हैं उस स्वामी को ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े होकर के नमस्कार नहीं किया जाता। इनको जैसे गाय बैठ करके और चुपचाप चुगती है, अपने उस चारे को चर्वण करती है, उस गवासन में बैठ करके मेरे भगवान को नमस्कार किया जाता है। चेलना ने ये बात भूल करके कि नीचे जमीन है, चुपचाप पहले गवासन से बैठी चेलना दोनों घुटने जमीन पर टिकाए, दोनों हाथ के घुटने जमीन पर रखे, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखा और जो हथेलियां रखी थी उस हथेली के ऊपर जब तक अपना माथा नहीं टिका दिया, इस तरीके से जब नमस्कार गवासन से किया और महाराज सैनिक से कहा कि ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, इनके सामने नमोस्तु करने पर, नमस्कार करने पर, इस आसन में नमस्कार करो तो प्रतिमा नमोस्तु स्वीकार करती है, नहीं तो नमोस्तु व्यर्थ चले जाते हैं। ये बात जब महाराज सैनिक ने सुनी तो सुन के दंग रह गए। क्या प्रतिमा भी कुछ नमोस्तु स्वीकार करती है? बोले इसका वैभव तो मैं आपको आगे बताऊंगी भगवान, लेकिन अभी तो आप चूंकि मेरी देह के स्वामी हैं तो आप इनको इस तरीके से नमस्कार करिए। और चेलना ने महाराज सैनिक से इस तरीके का नमस्कार करा दिया। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।